नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से सुनील हालाखंडी के व्यूज़ में। और आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंट मावा के साथ में। और आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल में एक जिस तरह का संकट उपस्थित हुआ है। संकट कहें या एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें कि जो बंदोपाध्याय थे, बंगाल के मुख्य सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनको केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया था और आज सुबह 10 बजे उनको वहाँ पर रिपोर्ट करना था। और उन्होंने आज वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको रिलीव नहीं किया था। इसके उल्टे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, 5 पेजों का पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि अल्पन बनर्जी को हम रिलीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस समय उनकी बहुत ज़रूरत है और वो कोविड-19 से जो बंगाल सरकार की लड़ाई है उसमें काफ़ी लड़ रहे हैं। और इसी के चलते 23 मई को सर बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से उन अल्पन बंदोपाध्याय के एक्सटेंशन की मांग की थी, जो कि आज यानी मंडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे। तो ये तो मसला था। इसमें काफ़ी कानूनी दावपेच भी थे, रूल बुक भी थी। रूल बुक तो ये कहती है कि यदि केंद्र सरकार किसी आईएएस ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर यानी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी उनका जो संचालन है, उसका जो कंट्रोल होता है, वो केंद्र सरकार के पास रहता है। और कोई रूल 148 या 140 है, जिसके तहत यदि केंद्र सरकार किसी आईएएस अधिकारी को वापस रिलोकेट करना चाहे सेंटर में, तो वो राज्य सरकार की सहमति से कर सकती है। और यदि कोई डिस्प्यूट है तो जो केंद्र सरकार का फैसला होगा वो फाइनल और अंतिम होगा। इसके बाद शाम को एक डेवलपमेंट हुआ, जिसमें कि अल्पन बंदोपाध्याय ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद कल से उनकी नियुक्ति बंगाल में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में हो गई। तो इसके बाद ममता बनर्जी ने और कुछ भड़काने वाली बातें कही। उसने सारे आईएएस ऑफिसर को एक साथ इकट्ठा होकर इस केंद्रीय सरकार के जो ऑटोक्रेटिक, उनके हिसाब से जो हिटलरशाही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बात की। और उन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों को, जो विपक्षी सरकारों के हैं, जो गैर बीजेपी सरकारों के हैं, उनको भी कहा कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो कुल मिला के यह युद्ध जो बंगाल और केंद्र के बीच में चालू हुआ है, या यूँ कहें कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच चालू हुआ है, ये अभी तो फिलहाल तो ख़त्म नहीं होने लगता है, क्योंकि इस पहलू के काफ़ी कुछ इस मसले के काफ़ी कुछ पहलू हैं और उनके कुछ पहलू हम डिस्कस करेंगे बाबा से। तो स्वागत है बाबा मेरे इस इंट्रोडक्टरी थोड़े वक्तव्य के बाद। क्या कहेंगे आपकी फर्स्ट, प्रथम दृष्टा, जैसे मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको? नमस्ते। नमस्ते। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब ममता बनर्जी सेंटर को और ज्यादा उकसाना चाहती हैं कि वो किसी तरह से प्रेसिडेंट रूल लगा दें, और ये अच्छा। सब उसी की तरफ छोटे छोटे कदम हैं। हम्म। पर मेरे हिसाब से वो मोदी को अभी तक ढंग से समझ नहीं पाई हैं। हम्म। चाहे मोदी 2021 का बंगाल चुनाव हार गए हों, हम्म। बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन हम्म। लूज अ बैटल बट व्हाट यू नीड टू डू इज विन अ वॉर। तो राइट। मोदी धीरे धीरे उस वॉर को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये शायद ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए वो किसी तरह से फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए हम्म। सेंटर को पूरी तरह से उकसा रही है। अच्छा। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी के पास और कुछ अभी पत्ते नहीं है कि वो पहले सीधा ही सेंटर का वो कर दे, या मोदी खुद भी तो कुछ इस तरह चाहेंगे कि मोदी ये और कुछ गलतियां करें इस तरह की? देखिए, मोदी तो जब से इन्होंने 2021 के चुनाव की तैयारी शुरू की थी, हम्म। तो एक सोची समझी रणनीति की तहत ही ममता बनर्जी से डील कर रहे हैं। हम्म। चाहे उनको नंदीग्राम में लड़ने के लिए उकसाना हो, हम्म। चाहे वो गवर्नर के थ्रू उनको उकसाना हो कि वो गवर्नर के खिलाफ बयानबाजी करें, हम्म। या फिर आज की जो घटना है। हाँ। तो मोदी धीरे धीरे अपने चाले चल रहे हैं। जैसा भी ममता रिएक्ट करती हैं, उसके हिसाब से वो अपना गेम ऑल्टर करते हैं, क्योंकि ममता पूरी तरह से नहीं, रिएक्टिव मोड में है। रिएक्टिव मोड में, और वो फिर एक ही अपनी चाल को वर्टिकली चलती है, मतलब कोई हॉरिजेंटली उसको इधर उधर नहीं करती है, सीधा विरोध या टकराव का मूड में ही रहती है। आपको क्या हाँ, आप
आप कह रहे हैं कि ममता केंद्र को उकसा रही है या केंद्र ममता को उकसा रहा है कि ऐसी कुछ करे कार्रवाई जिससे कि वो प्रेसिडेंट का रूल लगा सके? तो ये थोड़ी देखिए, विरोधाभासी बातें नहीं हुई अपने दोनों में? आप जो कह रहे हैं कि ममता, सॉरी, केंद्र ममता को उकसा रहे हैं, हम्म। मेरे हिसाब से केंद्र ममता को उकसा रहे हैं, बट उनका हम्म। जो पूरा एम है वो ये है कि ममता कुछ इतना ड्रास्टिक कर बैठे हैं हम्म। जिससे उनको प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वो हाँ, सीधा हाँ। सीधा पूरा का पूरा प्रदेश सेंटर के कंट्रोल में आ जाए विदाउट प्रेसिडेंट रूल। वो कैसे हो सकता है? और ममता ये कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह से प्रेसिडेंट रूल लगवा दें, तो वो उस प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगी, हम्म। पहले विक्टिम बन जाएंगी। हम्म। और उनका जो गेम प्लान है कि पूरे के पूरे विपक्ष में हम्म। 2024 में प्रधानमंत्री का जो उनका वो अपने आप को कैंडिडेट बनाना चाहती हैं, तो अच्छा, वो वो ये नेशनल स्टेज पे जाना चाहती हैं। इस विक्टिम कार्ड के सीढ़ियाँ चढ़ के वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचना चाहती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? पहुंचना चाहती हैं, और दूसरा, हाँ। उनको उनके लिए वो जरूरी भी है हाँ। यहाँ से निकलना, तभी वो बोल पाएंगे कि मैंने मुसलमान बंगाल के सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया है। अगर आप हम्म। बाकी विपक्षी दल उनको मौका देते हैं तो वो सारे देश के मुसलमानों को भी इकट्ठा कर पाएंगे मोदी के अगेंस्ट। दो चीज़ है इसमें, मैं ऐड करना चाहूँगा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को तो इकट्ठा किया ही है, जैसे 28 से 30% बंगाल में मुसलमान इकट्ठे कर लिए हैं। और उसने जो दूसरा कार्ड खेला वो शक्ति पाठ का या दुर्गा पाठ का, उससे उसने कुछ भद्र पुरुष जो तथाकथित सिक्युलर हिंदू हैं उनके 18 से 20% लोगों को भी वहाँ पर ले गई वो, अपने तरफ खींच लिया। तो ये करके वो 48% वोट वो जीत पाई। और जैसा मैंने एक दूसरे वीडियो में कहा था, शायद वो अखिल भारतीय स्तर पे भी ये करे कि 18 से 20% बंगाल मुसलमानों के वोट तो मोदी के खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। बाकी 30% जो तथाकथित सेक्युलर हिंदू हैं या जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं उनको एकजुट कर लें, मुझे ये लगता है। देखिए, कोशिश उनकी वही है, बट हम्म। इसमें एक मैथ्स बिल्कुल सही बैठता है, बट हम्म। प्रॉब्लम यह है कि कौन सी रीजनल पार्टी हम्म। उनको अपनी जगह देने को तैयार होगी। नहीं, वो बाद में वो प्रयास करेंगे एक एक गुट बनाने हाँ, की करके कुछ कुछ उनकी एक। चाह वो है, बट वो मेरे हाँ। हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। और अगेन वो ऐसा ना हो चंद्रबाबू नायडू जैसे हम्म। कि गायब देश ही हो जाए के सीन से। थर्ड फ्रंट को इकट्ठा करते करते आंध्र प्रदेश भी खो बैठे थे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो एक बात है। पर अपना केवल यही जो अपनी दोनों की ओपिनियन है उसमें यही डिफरेंस है कि आप कहते हैं कि वो पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करें, और मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को तो इकट्ठा करे ही करे, उसके साथ में वो तथाकथित जो अपने आप को फॉरवर्ड मॉडर्न और सिक्युलर आदि आदि हिंदू समझते हैं 30%, उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। तो खैर वो देखते हैं, ये तो तीस समय परसेंट बताएगा। नहीं है मेरे हिसाब से, वो 10 से 12% ज्यादा हिंदू नहीं है। नहीं, 10 से 12% तो अभी ऑलरेडी उनको देते ही हैं। तीस और परसेंट तो उसके अलावा तो फिर जैसे ही उन्होंने वो खेलना चालू किया तो फिर बीजेपी आसाम वाला गेम प्लान खेलेगी, वेस्ट बंगाल वाला नहीं। नहीं, ठीक है, मतलब ये उनकी मेरे हिसाब से योजना रहेगी। हो सकता है बीजेपी का जरूर इसका काउंटर होगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी तो रणनीतिकारों की कमी नहीं है। अच्छा, तो चलो यहाँ से हम हटके अपन बात करते हैं अर्बन बंदोपाध्याय की। क्या उन्हें आज एक्चुअली आज उस उनको रिटायर उनको एक्सटेंशन दिया गया था, तो वो किसी तरह भी आज तो रिटायर होने वाले नहीं थे, या तो फिर या तो उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दी होगी जो ड्यू प्रोसेस से एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, और उनको वहाँ पे रिपोर्ट भी करना था। तो इनसबॉर्डिनेशन का तो उन पर लगेगा ही। और मैंने ये भी सुना था शाम को कि जो प्रशासनिक विभाग है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का ट्रेनिंग और प्रशासनिक विभाग, वो एक चार्जशीट देने की उनको प्लान कर रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी उनको चार्जशीट पे कार्रवाई होगी। और सरकार में यदि आप चार्जशीटेड हैं तो आपका जो पीएफ वो रोक लिया जाएगा, और जो पोस्ट रिटायरमेंट की जो भी कुछ आपको सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन, पीएफ और आदि को रोक लिया जाएगा और डिस्पर्स नहीं किया जाएगा। तो ये तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। और और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। हम्म। और तो ये ममता बनर्जी ने अब तक पॉलिटिकली तो ये खत्म हो गया खेल, एक तरह से कि पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं होगा अब। फंसे केवल ये चीफ सेक्रेटरी हैं जो रिटायर्ड हैं, इनको अब किस तरह से पनिश किया जाता है या किस तरह से इनका निपटारा किया जाता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने का।
केंद्र और राज्य के बीच में अब कोई लीगल पॉइंट नहीं रह गया है इनके रेजिग्नेशन, इनके रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बाद। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये देखनी होगी कि अगर जो और दूसरे अधिकारी हैं बंगाल सरकार के पास केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय प्रशासनिक सेवा पे, उनमें अब किस पर गाज गिरती है, क्योंकि अब तो मोदी और ममता के बीच में आर पार की लड़ाई है। जरूर वो वोटों के जंग जीत गई है, लेकिन अभी ये जंग बहुत लंबी चलेगी। क्या कहते हैं आप? अंत में छोटा सा कमेंट, और यदि कुछ नहीं कहना चाहें आप तो। बिल्कुल, मेरे हिसाब से अब आईएएस अफसरों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी पेंशन या ममता की लॉयल्टी, उनका कैरियर बेसिकली। और दूसरी बात एक और जो मैं आपको बता रहा था कि एक कोई और कानून भी है, एक कोई सेक्शन भी है जिसमें केंद्र सरकार अक्षम प्रशासनिक सेवा सरकारी अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा को हटा सकती है। और ऐसा शायद 140 से 190 अधिकारियों को मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म के अंत में हटाया भी था। तो वो भी एक डर रहेगा। और मेरे ख्याल से अब तक जिस तरह मेरा कोई आईएएस अधिकारियों से कोई बैर नहीं है, मैं उनको चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही टफ प्रोसेस से वो निकल कर आईएएस अफसर बनते हैं। काफ़ी कठिन परीक्षा होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी आश्चर्य करता हूँ कि कोई ऐसा आता नहीं है किसी आईएएस अधिकारी के नाम, वो देखो कितना अच्छा अधिकारी था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, वित्त के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया। दो चार ऐसे गिने चुने नाम ही होते हैं। और यहाँ तक कि कलेक्टर को तो कोई डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पहचानता था कुछ समय पहले। इसमें अगर मैं इंदौर की बात करूं तो जब तक अजीत जोगी जब इंदौर के कलेक्टर बने थे तो लोगों को पता लगा था कि कलेक्टर भी कोई चीज़ है। या फिर आप बात करें शेषान की, शेषान जब मुख्य चुनाव अधिकारी बने तब हमको पता लगा कि ये भी कोई चीज़ होती है। अन्यथा तो ये सब क्लरिकल क्लर्कों की तरह ही काम करते थे। और अपने पॉलिटिकल बॉसेस की के ऑर्डर्स पूरे करते, हाँ, मतलब उनके पर्सनल या क्या पर्सनल एडवाइजर या एजेंडाज पे काम किया जाता एजेंडाज था, पे ही जनता काम के करते भलाई थे। के लिए या अपने हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भलाई के लिए कोई पढ़ाई, ध्यान नहीं देता। हाँ, जो जो उनको इतनी पढ़ाई की जाती है, इतने मुश्किल प्रोसेस से कठिन परीक्षाओं के बाद आते हैं, जो उनमें टैलेंट होती है उसका कोई देश को बहुत अधिक लाभ हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि ऐसा हुआ होगा, देखिए, जरूर हुआ होगा। सिस्टम सिस्टम काफी इम्पोर्टेंट है, काफी सारी सेवाएं उनके थ्रू ही दी जाती हैं। हम्म। पर ये बात पक्की है कि वो जो जिस तरह की आशाएं एक आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से होनी चाहिए जनता की भलाई के लिए, उस पर तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। मतलब उस पर खरा नहीं उतरते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हमारे साथ आज शाम जल्दी बुलाने पर मिलने के लिए। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये ममता बनर्जी और मोदी की लड़ाई कहाँ तक जाएगी। और मैं नहीं समझता कि दोनों में से कोई भी हथियार डालने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल। दर्शकों, आपका थैंक भी यू। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे साथ। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो। और शेयर कीजिए इसे। और अंत में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। हालांकि कल से कुछ कई स्थानों पर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन ढील लॉकडाउन में दी जा रही है, कोरोना की कोई ढील नहीं है। आपको बिल्कुल अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।